थंब रूल्स वो होते हैं जो बहुत कॉम्प्लेक्स मैथमेटिक्स को एक सिंपल भाषा में समझा सके। बहुत सालों तक बहुत से लोगों के कलेक्टिव एक्सपीरियंस को लेकर के इस तरह के थंब रूल बनाए जाते हैं जो कि लार्जर मास के लिए एकदम सही बैठते हैं। मगर इंडिविजुअली अगर आपको देखना है तो आपके एज के हिसाब से, आपके रिस्क के हिसाब से, आपके गोल्स के हिसाब से, आपके लाइफस्टाइल के हिसाब से, बहुत सारी चीज़ों के हिसाब से आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग की जाती है। सिर्फ थंब रूल्स के बेस पे फाइनेंशियल प्लानिंग करना सही नहीं है। तो आपको मैं कहूँगा, अगर आपको डिटेल्ड फाइनेंशियल प्लानिंग करनी है तो अपने फाइनेंशियल प्लानर से संपर्क करें। मगर हाँ, फाइनेंशियल टर्म्स को समझने के लिए थंब रूल बहुत इंपॉर्टेंट है। मगर इन थंब रूल्स की नॉलेज हर किसी को होनी चाहिए, आपकी फैमिली में सबको होनी चाहिए, आपको होनी चाहिए, और खासकर अर्निंग मेंबर को तो होनी ही चाहिए। आइए समझते हैं कुछ बहुत ही सिंपल मगर बहुत ही पावरफुल थंब रूल्स फाइनेंशियल प्लानिंग के। पहला रूल है रूल ऑफ रिटायरमेंट ऑफ 4%। आपको अपनी रिटायरमेंट में जितना भी मंथली पैसा चाहिए उसको एनुअल देख लीजिए, जितना भी मंथली पैसा चाहिए इसको इंटू 12 कर लीजिए, जो भी एनुअल पैसा है उसको डिवाइडेड बाय 4% कर दीजिए। इतना कॉर्पस कम से कम आपके पास होना चाहिए। मान लीजिए आपको 1 लाख रुपए मंथली चाहिए, तो इसका मतलब क्या हो गया, 12 लाख आपको साल में चाहिए। 12 लाख को डिवाइड कर दीजिए 4% से, तो कितना आता है, ये आता है 3 करोड़। तो 3 करोड़ का कॉर्पस आपके पास होना चाहिए अगर आपको 1 लाख मंथली चाहिए तो। अब हो सकता है कि रिटायरमेंट आपकी आज नहीं हो, रिटायरमेंट आपकी आज से 10 साल बाद हो या 15 साल बाद हो, तो आपको देखना पड़ेगा ये 1 लाख रुपए, जो 1 लाख रुपए आज है, इसकी फ्यूचर वैल्यू उस समय कब होगी जब आप रिटायर होंगे। तो उसके हिसाब से आप कैलकुलेट कर लीजिए, जो भी 1 लाख की फ्यूचर वैल्यू है इंटू 12 डिवाइड बाय 4%, उतना कॉर्पस उस समय आपके पास होना चाहिए जब आप रिटायर हों। तो मान लीजिए आज आप रिटायर हो गए, आपके पास 3 करोड़ रुपए हैं, तो 3 करोड़ रुपए को आप जमा कर देते हैं, तो 4% का ब्याज अगर आप उससे उठाते हैं तो आपका ब्याज आता है 12 लाख, 1 लाख रुपए महीना। तो आपको 3 करोड़ का कॉर्पस पड़ा रहेगा और उसके 4% के ब्याज से आप अपनी रिटायरमेंट की जिंदगी आराम से गुजार सकते हैं। और ये सिर्फ रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए, आपकी प्रोटेक्शन प्लानिंग के नहीं है। आपके कोई बहुत बड़े गोल्स हैं, घूमने जाना है, वर्ल्ड टूर करना है, उसके लिए नहीं है। वो सब करना है तो उसके अलग प्रोविजन करिए। ये सिर्फ रिटायरमेंट प्लानिंग की बात करें। दूसरा रूल आता है रूल ऑफ 72। रूल ऑफ 72 ये कहता है कि आपका पैसा कितने सालों में डबल होगा। आप 72 से जो भी परसेंटेज में आपका पैसा ग्रो हो रहा है उसको डिवाइड कर दीजिए, कितने सालों में डबल होगा आपको पता लग जाएगा। मान लीजिए आपका पैसा 6% एनुअली बढ़ रहा है, तो 72 को डिवाइड करिए 6% से, आता है 12। तो अगर 6% से आपका पैसा ग्रो होगा तो 12 सालों में डबल होगा। उसी तरह से अगर आपका पैसा 12% से ग्रो होगा तो 6 सालों में डबल होगा। इसी को आप उल्टा भी कर सकते हैं। मान लीजिए आपको पता है कि इतने सालों में मेरा पैसा डबल होना चाहिए, मतलब 72 डिवाइड बाय 6 ईयर्स आ गया 12। तो आपको ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स में अपने पैसे डालने पड़ेंगे जो आपको 12% का ब्याज दें, ताकि 6 सालों में आपका पैसा डबल हो जाए। तीसरा रूल है वो जानने के लिए कि हमारी जो गड्डी है वो कितने की होनी चाहिए। सबको बड़ी गाड़ी का शौक है, मतलब गड्डी बड़ी होनी चाहिए, मतलब बड़ी गाड़ी चाहिए, मगर कितने की होनी चाहिए। आपकी गाड़ी, आपका जितना भी नेटवर्थ है उससे 10% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और आपकी जितनी भी एनुअल सैलरी है उसको 2 से डिवाइड कर दीजिए। इससे ज़्यादा आपकी गाड़ी की कीमत नहीं होनी चाहिए। मान लीजिए आपको 50 लाख की गाड़ी लेनी है, तो 50 लाख की गाड़ी लेने के लिए आपकी सालाना इनकम 1 करोड़ की होनी चाहिए, और 50 लाख की गाड़ी लेने के लिए आपका नेटवर्थ, जो टोटल नेटवर्थ है, वो कम से कम 5 करोड़ का होना चाहिए। तो अगर 5 करोड़ का आपका नेटवर्थ है और 1 करोड़ की आपकी सैलरी है, तो आप 50 लाख की गाड़ी अफोर्ड कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि 50 लाख की ही गाड़ी लेनी है, आप उससे कम की लेंगे तो बहुत बढ़िया है, मगर इससे ज़्यादा की लेंगे तो उसे कहते हैं चादर से बाहर पैर पसारना। आप अपनी एनुअल इनकम को भी देख लीजिए, आप अपने नेटवर्थ को भी देख लीजिए, और उसके बाद देख लीजिए कि आपकी गाड़ी कितने की है। उम्मीद करता हूं कि आपकी गाड़ी इस थंब रूल से कम की ही होगी, वरना चादर से बाहर पैर पसारना ठीक नहीं फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए। चौथा थंब रूल ये कहता है कि आपका इक्विटी में एक्सपोजर उतना ही होना चाहिए जितना 100 माइनस आपकी प्रेजेंट एज है। तो मान लीजिए 100 माइनस मेरी प्रेजेंट एज है 30, तो इसका मतलब 70% का एक्सपोजर मैं इक्विटी में ले सकता हूँ। अगर मेरी एज 70 साल है तो 100 माइनस 70 इज इक्वल टू 30, तो 30% से ज़्यादा का एक्सपोजर नहीं होना चाहिए। मगर जैसे मैंने आपको पहले बताया कि बहुत सारी और चीज़ों पर निर्भर करता है, सिर्फ ये थंब रूल काफ़ी नहीं इस चीज़ के लिए। तो ऐसा ना हो कि आज आप इस थंब रूल को सुने और आपका एक्सपोजर कम है एकदम से ज़्यादा कर दें। इक्विटी में ज़्यादा एक्सपोजर करने से पहले अपना प्रॉपर रिस्क इवेल्युएशन करा लें अपने फाइनेंशियल प्लानर से, बहुत ज़रूरी है। सिर्फ थंब रूल के हिसाब से ना चलें, मगर हाँ, थंब रूल एक लिमिट तक आपको समझने के लिए ज़रूरी है। अगर इस थंब रूल से ज़्यादा आपका एक्सपोजर है तो डेफिनेटली आपको अपने फाइनेंशियल प्लानर के पास जाना चाहिए और समझना चाहिए कि क्या आपको ट्वीक करने की ज़रूरत है या नहीं। पांचवा है रूल ऑफ 114।
जैसे रूल ऑफ 72 ये बताता है कि आपका पैसा कितने साल में डबल होगा, वैसे ही रूल ऑफ 114 ये बताता है कि आपका पैसा कितने साल में 3 गुना होगा। मान लीजिए आपने अपने पैसे को 10% के किसी इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट किया, तो 114 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू 11.4। इसका मतलब 10% का रिटर्न अगर आपको सालाना मिलता रहे तो 11.4 ईयर्स में आपका पैसा ट्रिपल होगा। और यही 10% अगर 15% हो जाए तो 114 को 15 से डिवाइड कर दीजिए तो आता है 7.6। तो 7.6 ईयर्स में आपका पैसा ट्रिपल होगा। मान लीजिए आप चाहते हैं कि 10 सालों में आपका पैसा ट्रिपल हो जाए, तो 114 डिवाइड बाय 10 इज इक्वल टू 11.4। तो 11.4% का आपको रेट ऑफ रिटर्न चाहिए एनुअल, ताकि आपका 10 सालों में पैसा 3 गुना हो जाए। सिक्स्थ रूल है कि आपका बीमा कितना होना चाहिए, आपका लाइफ इंश्योरेंस कवर कितना होना चाहिए। तो आपका लाइफ इंश्योरेंस कवर मिनिमम 15 to 20 टाइम्स ऑफ योर एनुअल सैलरी होना चाहिए एज अ थंब रूल। अगर अभी आपका सम एश्योर्ड आपकी एनुअल सैलरी का 15 गुना नहीं है तो आज ही जाके अपना सम एश्योर्ड बढ़ाइए। प्रोटेक्शन प्लानिंग फाइनेंशियल प्लानिंग का बेस है। इससे पहले प्रोटेक्शन होनी चाहिए किसी भी और फाइनेंशियल प्लानिंग इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करने से पहले। सातवां थंब रूल है रूल ऑफ इन्फ्लेशन ऑफ 70। जो भी रेट ऑफ इन्फ्लेशन चल रहा है 70 को उससे डिवाइड कर दीजिए, जितनी भी डिजिट आती है इतने सालों में आपके करंट पैसे की वैल्यू आधी रह जाएगी। मान लीजिए कि आपके पास 1 करोड़ रुपए, और ये भी मान लेते हैं कि इन्फ्लेशन बढ़ रही है 5% के दर से, तो 70 डिवाइड बाय 5 का मतलब हो गया 14। तो 14 सालों में 1 करोड़ की वैल्यू हो जाएगी 50 लाख। इसका मतलब ये नहीं है कि 1 करोड़ रुपए 50 लाख हो जाएंगे, 1 करोड़ ही रहेंगे, मगर आज जितनी 50 लाख की वैल्यू है आज से 14 सालों के बाद उतनी 1 करोड़ की वैल्यू होगी नेट ऑफ इन्फ्लेशन। इसको दूसरी तरह से देखें तो आपको ये भी हमेशा देखना चाहिए कि आपका पैसा किस दर में बढ़ रहा है, वो हमेशा आपको नेट ऑफ इन्फ्लेशन ही रखना चाहिए। अगर मान लीजिए 5% इन्फ्लेशन बढ़ रही है, 5% ही आपका पैसा बढ़ रहा है, इसका मतलब आपका पैसा उतना का उतना ही रह रहा है। अगर आप चाहते हो कि आपका पैसा ज्यादा बढ़े तो आपको इन्फ्लेशन जितना है उससे कहीं ज्यादा रेट ऑफ रिटर्न में अपने पैसे को ग्रो करना होगा। आठवां थंब रूल है रूल ऑफ बजटिंग ऑफ 50-30-20। जितनी भी आपकी मंथली इनकम है उसमें से 50% जाना चाहिए आपकी नीड्स में। नीड्स मतलब आपका हाउस रेंट, आपके पेट्रोल के खर्चे, आपके घर के राशन के खर्चे, जो भी नीड्स हैं, जो कि डेली नीड्स हैं, वो सारे नीड्स में आ गए। 30% खर्च होना चाहिए आपकी वांट्स में। वांट्स में मतलब आप हॉलीडे में कहीं जाना चाहते हो, मूवी देखना चाहते हो, बाहर खाना खाना चाहते हो, अपने लिए कुछ खरीदना चाहते हो, इन सब में कुल मिला के सारी वांट्स में 30% से ज़्यादा खर्चा नहीं होना चाहिए। और बचा हुआ 20% यू हैव टू सेव एंड इन्वेस्ट फॉर द लॉन्ग टर्म। और इस थंब रूल में ध्यान रखिए कि सबसे पहले ये 20% जो सेविंग इन्वेस्टमेंट का है इसको अलग कर दीजिए, उसके बाद अपनी नीड्स और वांट्स में पैसा खर्च करिए। कोशिश कीजिए कि अपनी सेविंग और इन्वेस्टमेंट को 20% से बढ़ा सकें। 25, 30, 35 जितना बढ़ा पाएंगे उतनी ही लॉन्ग टर्म में आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग और ज्यादा मजबूत होगी। 9th थंब रूल है कि 6 टाइम ऑफ योर एनुअल सैलरी शुड बी योर कंटिंजेंसी फंड। अगर आपको कुछ हो गया, बीमारी हो गई, कुछ भी हो गया, काफी समय तक आप काम नहीं कर पाए या किसी भी वजह से आप नौकरी नहीं कर पाए, आपकी इनकम नहीं आ पाई, तो कम से कम 6 टाइम ऑफ योर एनुअल सैलरी हमेशा एज अ कंटिंजेंसी फंड आपके पास होना चाहिए, बिल्कुल अलग। और इस कंटिंजेंसी फंड को आप अपनी सेविंग इन्वेस्टमेंट का पार्ट मान करके ना चलें कि एकदम अलग थलग रखा हुआ पैसा है जो सिर्फ और सिर्फ आप इमरजेंसी के टाइम ही इस्तेमाल करेंगे। और ये बहुत जरूरी है कि आप इस इमरजेंसी फंड को ऐसी जगह रखें जहां जरूरत आने पे तुरंत आप इसको निकाल पाएं और ये बहुत सेफ हो। मार्केट की वॉलेटिलिटी से इसमें ज्यादा फर्क नहीं आना चाहिए। इसको बहुत सेफ इंस्ट्रूमेंट में और लिक्विड इंस्ट्रूमेंट में रखना बहुत जरूरी है। और 10वां थंब रूल है कि ईएमआई आपकी टेक होम सैलरी की 40% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। जो नेट ऑफ टैक्स आपको टेक होम सैलरी मिलती है ना, उसका 40% से ज्यादा आपकी ईएमआई नहीं होनी चाहिए। और कुछ लोगों की ईएमआई तो 40% नहीं, उनकी टेक होम सैलरी का 60% होता है। फिर ईएमआई का मतलब हो जाता है इमोशनल महासंग्राम एंड इनफाइनाइट स्ट्रेस। आपको अभी तक 10 थंब रूल्स बता दिए हैं, तो 10 थंब रूल बताने के बाद कम से कम 1 लाइक तो बनता ही है। और कमेंट करके ये जरूर बताइएगा कि आज के वीडियो से आपने कौन सा नया थंब रूल सीखा फाइनेंशियल प्लानिंग का। जिस तरह से आपको सारे थंब रूल्स याद नहीं थे ना, उसी तरह से बहुत लोगों को थंब रूल याद नहीं होते। तो आइए मैं और आप मिलकर इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाते हैं ताकि ये फाइनेंशियल अवेयरनेस ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ये बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि इस तरह की वीडियो जल्दी से जल्दी आपके पास आते रहें। उम्मीद करता हूं ये 10 थंब रूल्स आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग को मजबूत करने के और काम आएंगे और इसी तरह के
और मजबूत वीडियोस मैं लाता रहूंगा। आप सब अपना ख्याल रखिए, फाइनेंशियली अवेयर रहिए, खुश रहिए। बाय बाय, टेक केयर।